बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th का ये टॉपिक है और लगभग आज और कल वीडियो बनेगी और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब कि हम कैसे जानेंगे कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। कुछ तो होगा तभी तो समझेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसा ही हवा हवा में बता देंगे अच्छा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऐसा तो नहीं। तो कुछ तो ऐसा होगा उसके अंदर जिसके वजह से हम समझेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसी के आधार पर यानी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, उसके गुण के आधार पे हम बताते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो इनमें से कोई एक जरूर होना चाहिए, तभी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ से एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यानी वहाँ से गैस निकलेगा, गैस की उत्पत्ति होगी, गैस का एवोल्यूशन होगा। तो कहीं पर अगर गैस की एवोल्यूशन हो रही है तो समझ जाओ वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। समझ में आया? जैसे कोई भी चीज़ का आप कंबशन करवाते हो, कोई चीज़ जलाते हो, है ना, आप देखे हो ना, आप करते हो ना, कोई भी चीज़ को आप जलाते हो तो वहाँ से गैस तो निकलती है, धुएं के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में। वो क्या है? वो गैस ही तो है। तो वहाँ पर गैस निकल रहा है तो हम समझ लेंगे कि अच्छा वो हमने जो भी उसको जलाया वो एक केमिकल रिएक्शन था, है ना। जैसे कोई एसिड का रिएक्शन, देखो भाई, कोई एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ करवाते हो, कोई मेटल के साथ करवाते हो तो यहाँ भी एक गैस निकलता है, यहाँ भी एक गैस निकलता है, ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो गैस तो बन रहा है, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे कोई आप मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन, कोई मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन आप कोई एसिड के साथ करवा दोगे, यहाँ भी एक गैस निकलेगा, ठीक है, वो होता है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होता है। तो गैस तो निकल रहा है। ओवरऑल बात करें तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि गैस फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? तो गैस जहाँ पर बनेगा तो केमिकल रिएक्शन है भाई। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भाई पीपीटी और प्रेसिपिटेट दोनों एक ही बात है, समझो भाई। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? ध्यान से सारी चीज़ों को समझोगे तो केमिस्ट्री एकदम इजी लगने वाला है, ठीक है। कोई बोरिंग नहीं, इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा, और आप जो मज़ा खोजते हो वो मज़ा भी मैं दूंगा, ठीक है। हाँ, मेरी आंखों में समझ सकते हो भाव, ठीक है। तो जो मज़ा आप खोजना चाहते हो वो मज़ा आपको मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो प्रेसिपिटेट कहने का क्या मतलब है? देखो, कोई भी सोल्यूशन में जो घुल नहीं सकता, कोई भी सोल्यूशन में जो घुल नहीं सकता वो क्या होगा? वो सोल्यूशन के नीचे जाके बैठ जाएगा ना, तो वही प्रेसिपिटेट होता है। इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे, वैसे आगे भी हम डिफाइन करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो यहाँ थोड़ा जान तो ले, जान पहचान तो कर ले। तो क्या होता है प्रेसिपिटेट? ये एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो किसी सोल्यूशन में घुल नहीं सकता, ठीक है। समझ में आया? तो कोई सोल्यूशन में कोई चीज़ घुलेगा नहीं तो वो सोल्यूशन के नीचे जाके बैठ जाएगा, वही तो हमारा प्रेसिपिटेट होता है ना बच्चों। आ गई खाली खोपड़ी में बात, घुस गई, अरे भाई उफ सॉरी ठीक है, ज़्यादा फीलिंग आ गई थी। चलो, तो अगर कहीं पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो समझ लो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। कहीं अगर प्रेसिपिटेट बनेगा तो वहाँ पर क्या हुआ है? वहाँ पर हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, क्या भाई, आप अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दिया तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, समझो। और यही तो प्रेसिपिटेट होता है, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का होता है। अभी समझाता हूँ। देखो, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, समझो, मेरी बात को समझो, मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा, ठीक है। मेरे को टाइम लगेगा एडिटिंग करने में, लेकिन मैं सारा कुछ यहाँ पे दिखा दूंगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दो, है ना। क्या किया आपने? एक बीकर लिया, बीकर में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और एक पाइप की मदद से
एक स्ट्रॉ की मदद से आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करवा दिया। तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं, एक और नाम दिया गया है लाइम वाटर इसका। तो जैसे ही आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हो तो आपका जो ये रिएक्शन है ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आपका जो यहाँ पर रिएक्टेंट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट होता है जो पूरे सोल्यूशन के नीचे जाके बैठ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सोल्यूशन के कोई सोल्यूशन पूरा तरह से नीचे भी बैठ जाता है और कोई सोल्यूशन नहीं भी बैठता है, वो पूरा सोल्यूशन का कलर ही बदल देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइम वाटर होता है बच्चों, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, पानी के जैसा दिखता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो वो ओवरऑल पूरा जो सोल्यूशन होता है वाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो कहीं भी अगर कहीं भी अगर प्रेसिपिटेट बनेगा तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा तेज़ी से करूँगा। जैसे कहीं पर अगर कलर चेंज हो जाए, चेंज इन कलर, कहीं पर अगर कलर चेंज हो जाए, किसी सोल्यूशन का कुछ और कलर था और मैंने कुछ डाल दिया उसमें, कलर ही चेंज हो गया, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको बता दूँ, आप जैसे टर्मरिक तो जानते होंगे, हल्दी का पेस्ट आप बना लो और उस हल्दी का पेस्ट जो, अच्छा आपको पता है टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक जो है उसका कलर कैसा होता है, वो होता है येलो, एकदम येलो होता है। टर्मरिक का एक्वस सोल्यूशन यानी पानी वाला सोल्यूशन, अब उसमें आप क्या कर दो, उसमें आप तुरंत क्या कर दो, नींबू डाल दो, नींबू कहते हैं, सॉरी कोई बेस डाल दो, क्या कर दो, कोई बेस डाल दो। बेस बोले तो साबुन सॉप का सोल्यूशन या डिटर्जेंट का सोल्यूशन डाल दो, तो ये तुरंत टर्मरिक का जो कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो पहले तो कलर येलो था लेकिन अब पूरा खून की तरह लाल हो जाएगा, खून की तरह लाल हो जाएगा। तो यहाँ भी कलर चेंजिंग हुई है, तो कलर तो चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आया? तो कहीं भी अगर कलर में चेंजिंग आ जाए किसी सोल्यूशन का, पहले कलर कुछ और था, अब रिएक्शन के बाद कलर कुछ और हो गया, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। बढ़िया। अगर टेम्परेचर पहले कुछ और था और टेम्परेचर में चेंज आ गया तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वो भी क्या है बच्चों, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे आपको बात करूँ कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में? हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसमें जैसे ही आप वाटर मिलाओगे तो क्या होता है भाई, बनता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बनता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यहाँ पर अपार मात्रा में हीट भी निकलती है। क्या निकलती है? इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो हीट निकलने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ गया ना, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंजिंग आ गई, पहले कुछ और टेम्परेचर था, अब रिएक्शन के बाद कुछ और टेम्परेचर हो गया। तो भाई ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, हीट का फॉर्मेशन हो, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, वो हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये बात समझ आ गई। और चेंज इन स्टेट, देखो भाई, अगर कोई रिएक्शन में मतलब अगर कहीं पर स्टेट चेंज हो किसी भी सब्सटेंस का, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। सपोज आप कैंडल ले लो, कैंडल, आप कैंडल तो देखे होगे, कैंडल को पहले जलाओगे तो धीरे धीरे वो कैंडल का वैक्स जो है पिघलेगा, तो वो क्या आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप कैंडल लोगे, उसको जलाओगे, तो कैंडल का कंबशन जब होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। तो कैंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो पहले तो कैंडल सॉलिड स्टेट में था, गैस में तो था नहीं, सॉलिड में था ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, मतलब अभी निकलने लगा जलाने के बाद। उसके बाद हमारा जो कैंडल था उसका वैक्स जो है पिघलने लगा, ठीक है, तो वो लिक्विड में आने लगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर मतलब स्टेट में चेंजिंग आ रही है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही का एग्जाम्पल है। तो ये सारी बातें आई थिंक समझ में आ गई होगी। यानी अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं से गैस निकले तो भी केमिकल रिएक्शन, कहीं अगर प्रेसिपिटेट बन जाए फिर भी केमिकल रिएक्शन, अगर कलर में चेंजिंग आ जाए फिर भी केमिकल रिएक्शन, अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव आ जाए फिर भी केमिकल रिएक्शन, या फिजिकल स्टेट में कोई बदलाव आ जाए फिर भी केमिकल रिएक्शन होता है।
ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप समझ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। अगर इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ध्यान से अपनी नज़रें को मेरे सामने गड़ा के रखिए, है ना, कुछ और उद्देश्य से नहीं, बोर्ड पे, ठीक है, मेरे पे नहीं, मेरे आई कांटेक्ट, मेरे से आई कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, और बोर्ड पर जो भी लिखा है, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको भी ध्यान में देखिए। ठीक है, ध्यान में रखकर सब कुछ समझिए। क्या है केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखिए क्या है। देखिए, इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द help of symbol and formulas of substances involved in it is known as chemical equation। पल्ले परी बात पल्ले नहीं परी, तो मैं क्यों खड़ा हूँ, समझाने के लिए ना। तो आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे समझिए कि व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये कितना बड़ा रिएक्शन है, क्या मैं बार बार इस रिएक्शन को लिखता चलूँगा। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, कितना लंबा है भाई, है ना, बार बार मैं इसको क्या लिखूंगा। तो एक काम मैं क्या करता हूं कि उस रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स और जो भी कंपाउंड पार्टिसिपेट किए हैं, या जो भी सब्सटेंस जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, उसका मैं क्या करता हूं, सिंबल और फार्मूला, सिंबल्स और केमिकल फार्मूला की मदद से क्या हम उसको अगर लिख दें तो क्या वो आसान हो पाएगा, डेफिनेटली आसान हो जाएगा। वही बात मैं कह रहा हूं कि व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके जगह पे उस रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स और जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका आप सिंबल्स जो सिंबल्स होता है वो, और उसका केमिकल फार्मूला की मदद से आप उस उतने बड़े रिएक्शन को इतना छोटा करके लिख सकते हो। और यही जो मेथड है ना, वही केमिकल इक्वेशन होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स या जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका सिंबल और उसका फार्मूला, ये अगर आप लिख देते हो तो यही तो है भाई केमिकल इक्वेशन। यही है केमिकल इक्वेशन, कुछ तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो मैं जैसे अगर कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, जैसे देखो मैं लिख के बताता हूँ, है ना, ताकि समझ में आएगा। जैसे यहाँ कहेगा मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम, तेजी में लिख देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। बार बार मैं लिखूंगा इतना तो मेरे को टाइम लगेगा ज़्यादा। तो भाई इसको क्या किया, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स है या जो भी हमारे सब्सटेंस है, उसका केमिकल फार्मूला या केमिकल फार्मूला और सिंबल की मदद से हम अगर छोटे करके इसको लिख दें तो वही केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बद दे रहा है, MgO दे रहा है। तो यही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, और अगर बात करें तो केमिकल इक्वेशन जो होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कितने प्रकार के हमारे केमिकल इक्वेशन, कितने प्रकार के केमिकल इक्वेशन, तो दो प्रकार के केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, मैं आपको बताया था कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखा गया है ना, तो ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट, ये रिएक्टेंट होता है, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग ले रहा है तो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये वाला जो साइड है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मैं बता रहा हूँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये जो रिएक्टेंट साइड है और ये जो प्रोडक्ट साइड में जितने एटम्स आपको दिख रहे हैं वो इक्वल रहेंगे तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आओ देखते हैं। जैसे देखो ये रिएक्टेंट साइड है तो मैग्नीशियम इधर 2 है, यहाँ पे देख रहे हो 2 लिखा है, तो मैग्नीशियम 2 है। इधर भी मैग्नीशियम देखो भाई 2 है, देख रहे हो, ओके। ऑक्सीजन की बात करो तो इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 ऑक्सीजन है,
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ 2 ऑक्सीजन कहाँ है? तो भाई यहाँ 2 लिखा है ना, तो 2 मैग्नीशियम भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, यानी 2 लिखे तो ये 2 से गुना हो गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। तो यही हमारा क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। इधर भी देखो CH4 मीथेन और 2O2 यानी 2 दूनी 4, यहाँ ये दोनों गुना हो जाता है बच्चों, ये दोनों क्या होता है? गुना हो जाता है, टू बोला जाता है। तो 2 2 जा 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है, और इधर देखो इधर भी तो 2 2 जा 4। एक मिनट, वेरी सॉरी, यहाँ पे देखो, अच्छा हाइड्रोजन तो यहाँ पर 4 है, देखो हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इधर और 2 इधर, 4 है ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी बैलेंस्ड है, यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं, है ना। कार्बन 1 है तो यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ देखो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन इधर 4 है, तो इधर भी देखो 2 तो यहाँ हो गया, इससे गुना हो जाता है, और 2 यहाँ है, 2 2 जा 4 हो गया। ओके, अब है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे, वही बात यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो उसी को अनबैलेंस्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसी का मैंने यहाँ पर जो यहाँ पे जो हमने 2 लगाया वो नहीं लगाया, यानी यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इधर दोनों साइड नहीं होगा। इधर देखो मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये जो है अनबैलेंस्ड में आता है। तो भाई कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है ना। कोई भी अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, और एक और बहुत ही मस्त सवाल आता है कि भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जो केमिकल इक्वेशन हमारा अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। तो क्या लिखोगे आप? टू वैलिड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या रहना चाहिए? जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा एलिमेंट्स है, उसका जो मास है, दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए। तो अगर एटम अगर अलग अलग है, एटम अगर बराबर नहीं है, तो इधर का मास कुछ और हो जाएगा और इधर का मास कुछ और हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ अगर मास बराबर रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, तो हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बात होती है। तो केमिकल इक्वेशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। पहले नोट कर लीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अब बारी आ गई कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। आपको आज 2 ट्रिक के बारे में बताऊंगा। 2 ट्रिक, एक ट्रिक तो आप पहले से जानते होंगे और एक ट्रिक शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, लेकिन सेकंड ट्रिक तभी लगाना है जब हमारा जो इक्वेशन है आपसे बन ही नहीं रहा हो और आप हार मान चुके हो, तब वो सेकंड ट्रिक का इस्तेमाल करना। तो जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला तो बहुत ईजी है ना। और देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ H2 है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है और इधर 1 ही है। अगर यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, क्या? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 2 लिख दीजिएगा तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, काम खत्म, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला देखिए, एक है पोटासियम क्लोरेट यानी KClO3, तो इधर पोटासियम 1 है, इधर 1 है, चलो बढ़िया है। कैल्शियम इधर 1 है और इधर भी, कैल्शियम नहीं, क्लोरीन 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 3 है और इधर कितना है? 2 ही है। तो अगर आप 3 यहाँ पर पुट करोगे तो ऑक्सीजन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 3 2 जा 6 है ऑक्सीजन और इधर 3 ही है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। देखिए 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन और सब कुछ गड़बड़ा गया। कैसे? तो हमने यहाँ पे 2 डाला तो पोटासियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अगर यहाँ पर पोटासियम और क्लोरीन के जगह पे यहाँ पर मैं 2 डाल दूँ तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए, CO2 + H2O इट गिव्स C6H12O6 और O2। देखो भाई, C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है। क्या? C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे
ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, इधर कितना है, 1 ही कार्बन है। तो अगर यहाँ पर आप 6 लगा दोगे तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। हाँ, हाइड्रोजन आप देखो, इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो अगर आप 6 लिख दोगे तो यह हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, 6 2 जा 12 बैलेंस हो गया। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, 8 ही ऑक्सीजन है। लेकिन इधर आप देखो कितना ऑक्सीजन है, 6 2 जा 12 और 12 6 12 6 18 यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, 18 यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर भी 6 लगा दो तो 12 इधर और 6 12 6 18 हो गए। अब तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये जो है ना, ये कब का रिएक्शन है पता है, जब जब हमारा जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करता है तो उस समय का ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट जो एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस है, यह एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलो आगे देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इट गिव CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। आपने 3 जो इक्वेशन बैलेंस किया है वो हीट एंड ट्रायल मेथड से किया है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, और बहुत मस्त मेथड है, वो है मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यह एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। देखिए कैसे इससे बड़ा से बड़ा केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। जो आपका हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं कर सकता, वो आपको ये वाला ट्रिक आपको करके देगा। देखो क्या है, इस ये वाले ट्रिक से हम आपको इक्वेशन 4 को बैलेंस करके दिखाते हैं। देखो कैसे, तो देखो पहले मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेटल तो आपको पता होगा क्या होता है। मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, मैग्नीज मेटल होता है ना, सोडियम मेटल होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, इस तरह का जो मेटल होता है वो मेटल कैटेगरी में आएगा। नॉन मेटल में तो आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, उसके साथ साथ कार्बन। ठीक है, इस तरह से सल्फर वगैरह, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और यहाँ पर समझो, तो कहने का मतलब इक्वेशन में अगर मेटल रहे तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करके आइए। ठीक है, इक्वेशन में अगर आपको मेटल दिख रहे हैं तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, है ना। समझ में आ रही है, बातें दिमाग में घुस रही है। हाँ, और अगर मेटल बैलेंस हो जाए तो नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए। मेटल अगर बैलेंस हो चुका है, मेटल बैलेंस हो गया, तब नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए। नॉन मेटल बैलेंस हो गया, अच्छा नॉन मेटल बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमको आप क्या समझ रहे हैं, हमको मतलब आप बुद्धू समझते हैं। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल होता है। लेकिन बाबू समझो मेरे प्यारे बच्चों, आई नो दैट कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, बट आपको नॉन मेटल में वही नॉन मेटल को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है। ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर आपको बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस हो जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, फिर बोल रहा हूँ, फिर तब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, तब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। इतना अगर आपको पता है तो देखो आप कैसे बनाते हैं। तो ये वाला इक्वेशन में सबसे पहले आप खोजो कि मेटल है, अगर मेटल है तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए। तो देखो भाई मेटल है, हाँ ये कैल्शियम मेटल है और कोई दूसरा मेटल नहीं है। तो इधर कैल्शियम 1 है और इधर कैल्शियम 1 है, तो मेटल 1 है, यानी मेटल पहले से बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं है। मेटल बैलेंस है तो फिर नॉन मेटल के पास आइए। नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल में भी क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर नॉन मेटल लेना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो देखो भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर 3 ऑक्सीजन का लेना ही नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई नॉन मेटल है, हाँ एक नाइट्रोजन है और इधर तो नहीं है, यानी एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर है। और इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है। क्या, देखिए बच्चों ध्यान से, ये NO3 का होल ट्वाइस है। तो कहने का मतलब, होल ट्वाइस कहने का मतलब नाइट्रोजन भी 2 होगा, और होल ट्वाइस कहने का मतलब इधर ऑक्सीजन 3 है तो इससे गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑक्सीजन 6 है और नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, तो भाई नाइट्रोजन तो अनबैलेंस्ड है, तो इधर 1 ही है और इधर 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन में लगा दिया। तो अगर 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया ना, नाइट्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो, तो नॉन मेटल का बैलेंस हो गया, तो फिर ऑक्सीजन के पास आओ।
ऑक्सीजन को देखो ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर है और 6 और 2 देखो होल ट्वाइस है, कहने का मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। देखो बच्चों, ये वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिलेगा, समझ के जाओगे, ठीक है। 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में तो आएगा सारा बात। हाँ, तो इधर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 और 7 ऑक्सीजन ही है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। इधर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर और 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन भी सर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन में भी कोई दिक्कत नहीं आया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। आओ हाइड्रोजन को देखते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर है और देखो सर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर हो गया है, यानी ये इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस्ड हो गया है। कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं आया ना। कितना मस्त ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको ना काटना भी नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिख देते हो, हाँ 2 नहीं हुआ तो 3 लिख दो भाई, 3 नहीं हुआ तो 4 लिख के देखो, ऐसा करना नहीं पड़ेगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर ये डोमिनेट करता है, ठीक है, समझ में आया? हीट एंड ट्रायल मेथड जो हमारा बैलेंस्ड मतलब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का एक मेथड है, उस पर ये ट्रिक डोमिनेट करता है, ठीक है। इसमें आपको मिटाना ही नहीं पड़ेगा लिख के, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे इसको भी आप बैलेंस करो इसी ट्रिक से। तो मेटल सबसे पहले बैलेंस करना है, तो मेटल क्या है इसमें? बेरियम एक मेटल है और तो कोई मेटल नहीं दिख रहा, तो इधर एक बेरियम इधर भी एक बेरियम, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर आके नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर ऐसा नॉन मेटल है, दिख रहा है आपको? हाँ, एक क्लोरीन दिख रहा है और एक सल्फर दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा। तो किसी को एक को बैलेंस कर लो पहले। इधर 2 क्लोरीन है, इधर एक ही क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। एक और नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर है, वो है सल्फर। इधर एक सल्फर है, इधर एक सल्फर है, ये बैलेंस है। चलो नॉन मेटल जब बैलेंस हो जाए फिर ऑक्सीजन के पास आओ। ऑक्सीजन देखो इधर 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, बढ़िया है सर, बैलेंस है। हाइड्रोजन के पास आओ, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। वो भाई कितना ईजी ट्रिक है भाई, कितना मतलब मस्त है, मज़ा आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम चुटकियों में बन रहा है, ठीक है। आपको मिटा के इधर लिखना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी ट्रिक है। अगला देखिए AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये बन रहा है Al2O3 और H2O में। अब उसी तरीके से बैलेंस कीजिए। मेटल कौन है भाई? मेटल देखो भाई एल्युमिनियम है और इधर एल्युमिनियम है, तो चलो एल्युमिनियम है, एक ही मेटल है और तो कोई नहीं है, तो एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर अगर आप 2 लगा दोगे तो एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेटल बैलेंस हो गया। फिर नॉन मेटल के पास आइए। नॉन मेटल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई ऐसा नॉन मेटल है नहीं है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल को छोड़कर ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ऑक्सीजन देखो इधर होल थ्राइस है, देखो होल थ्राइस का कहने का मतलब ऑक्सीजन भी इधर 3 है और हाइड्रोजन भी इधर 3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो होल थ्राइस, और यहाँ पर 2 लगने की वजह से, यहाँ पर 2 लगने की वजह से इससे गुना भी हो जाएगा। क्या होगा? इससे गुना भी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 2 कर दो तो 6 और इधर भी 2 कर दो तो 6, यानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 6 है। तो इधर आप क्या करो, एक काम करो, आप पहले ऑक्सीजन को करना है, तो पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। तो इधर 6 ऑक्सीजन है, तो इधर अगर हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन के पास आइए। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर 6 ही है और इधर 2 है, तो इधर का अगर आप 3 लिख दोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज़ आपका थोड़ा मिस हो गया, गड़बड़ हो गया, वो हमारा मेटल है। मेटल को आप फिर से देखिए, मेटल थोड़ा अनबैलेंस लगेगा आपको। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 है और इधर 2 ही है, तो अगर यहाँ पर आप 4 लगा दो तो क्या ये सही होगा? 4 लगाने की वजह से हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम जो है वो 4 हो गया, इधर एल्युमिनियम 4 ही है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ बातें थोड़ी बिगड़ गई है। क्या बिगड़ गई है वो आप देखो। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या ध्यान से देखो क्या है। हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन है पहले से, पहले इधर 3 था, तो 4 3 जा 12 हो गया, यानी इधर जो है, समझो मेरी बातों को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 12 हो गया। क्या हो गया? 12 हो गए। तो एक काम करते हैं अपना लोग, इधर देखो
कितना है भाई, इधर ऑक्सीजन कितना है ध्यान से देखो, इधर 3 2 6 है और इधर तो 12 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इधर देखो कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, 1 मिनट, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 3 2 6 और 3 9 ही है। तो एक काम मैं करता हूँ और हाइड्रोजन कितने हो गए, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी 12 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर 3 को हटाकर 6 लिख दूँ तो क्या सही रहेगा, 3 2 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो 6 2 12, ये भी सही है। यानी एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। एक बार और मैच करते हैं, एल्युमिनियम 4 है, इधर भी एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन इधर 12 है, ऑक्सीजन 6 इधर और 6 इधर, 12 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो 6 2 12, ये भी बैलेंस हो गया। अच्छा, और आपको इतना अगर आपको आ गया तो ये वाला इक्वेशन को बैलेंस करके देखिए। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप सॉल्व करके देखिए आपसे होता है कि नहीं, ठीक है। नहीं होगा तो मैं ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करके बताओ, वीडियो पॉज करके। चलो भाई, आई होप आप कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो C2H6 अगर ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग को मिलता है, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं बढ़िया से। अरे भाई हुआ नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ। देखो C2H6 है, तो देखो इसको भी यही ट्रिक से करो, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और अगर आप हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हो तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, और आपको तो अभी पता चल ही गया होगा। चलो तो मेटल इसमें है क्या, तो सर मेटल तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं है। नॉन मेटल है क्या, हाँ नॉन मेटल में भी क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। क्या ऐसा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, हाँ है। तो कार्बन है, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन है, इधर एक ही है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन के पास आओ, 2 इधर, और देखो इधर कितना है, 2 2 4 और 5। ओ भाई इधर 5 है, क्या करूं मैं, एक काम मैं कर सकता हूं, एक काम मैं करता हूं, अगर इसको 5/2 कर दूं, अगर इसको हम 5/2 कर दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या। और जैसे ही 5/2 जितना से इसको डिवाइड दिए हैं उतना से पूरे होल इक्वेशन को 2 से अगर गुना कर दें तो कोई दिक्कत होगा। चलो जब जैसे ही हमने पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दिए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, 5C2H6 प्लस, देखो 2 से 2 तो यहाँ कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5O2, इट गिव्स 2 2 4CO2 प्लस 2H2O। अब देखो क्या अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। देखो कितना हुआ है, इधर ध्यान से देखो, ओके 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 ओके, हाँ ध्यान से देखो, अगर 2 से गुना किए तो 5 नहीं हुआ भाई। अच्छा मैंने इसको अगर 2 से गुना किया तो 5 नहीं हुआ, 2C2 हुआ, सॉरी वेरी सॉरी, 2C2। तो इधर कार्बन देखो 2 2 4 है और इधर कार्बन 4 है, बहुत बढ़िया, कार्बन बैलेंस है। आगे बढ़ो, ऑक्सीजन को देखो, 5 2 10 है ऑक्सीजन, और इधर देखो 4 2 8 और इधर देखो 2, 8 2 10 बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और लास्ट बच गया हाइड्रोजन, इधर देखो हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, देखो इधर 6 2 12 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 ही है। तो एक छोटा सा बदलाव मैं करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो 6 2 12 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गया, वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो इधर कितना हो गया, इधर देखो ध्यान से, 4 2 8 और 8 और एंड 6 8 6 14 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आराम से थोड़ा मिटा के 7 लगा देंगे, खत्म, खत्म हो गया। देखो कार्बन इधर 2 2 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन 6 2 12, इधर भी 6 2 12, ऑक्सीजन 7 2 14 और इधर भी 8, इधर 8 6 14 हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप बैलेंस करने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।
और आई होप ये जो है पूरा समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जिसको नोट कर लीजिए, हम आगे चल रहे हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि अगर रिएक्शन हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिए, अगर Zn है और इसका रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो गया, तो यहाँ पर बनता है, ठीक है, ZnSO4 प्लस में H2 गैस। तो आप बुक में अगर इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई जिंक कौन सा स्टेट में, इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, H2SO4 यहाँ जो यूज किया जाएगा उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, ZnSO4 बनेगा, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, और H2 जो निकलेगा उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। बुक में से तो पता नहीं चलेगा, जब वो रिएक्शन करवाओगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पर जिंक जो है इस स्टेट में था, अच्छा जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है वो गैसेस स्टेट में था, अच्छा यहाँ पर ZnSO4 निकला है वो इस स्टेट में था। तो ये बात आपको बुक में पता नहीं चलेगी जब तक नहीं दिया रहेगा। तो अगर इस केमिकल इक्वेशन में इस सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का अगर हम फिजिकल स्टेट दिखा दें तो हमको कुछ जानकारी मिल जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और हम जानेंगे अच्छा यहाँ पर जो बनेगा ना उसका फिजिकल स्टेट ये रहेगा। तो मेरे को ये बात पता रहेगी तो मैं थोड़ा सावधानीपूर्वक इस काम को करूँगा, है ना। तो अगर हम दिखा दें इसका फिजिकल स्टेट, जैसे Zn का सॉलिड स्टेट में होता है, हमारा H2SO4 यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो अगर हम लेंगे वो हमारा लिक्विड में होता है वैसे, लेकिन इसको हम एक्वस स्टेट में बोलते हैं, ठीक है, एक्वस। और ये जो है ये भी हमारा एक्वस में ही बनेगा, ठीक है, और ये H2 जो है गैस में बने। एक्वस बोले तो कोई भी चीज़ अगर वाटर में मिक्सिंग है, उसका वाटर का मिक्सचर है, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई चीज़ अगर वाटर में अच्छी तरीके से मिला हुआ है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर कोई भी मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसका जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उसका हम अगर फिजिकल स्टेट दिखा दें तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेज। कोई भी रिएक्शन हुआ है उसमें क्या हीट प्रोड्यूस हुआ है या हीट एब्जॉर्ब हुआ है, इस चीज़ को हम दिखा दें, फिर भी हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सपोज अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ये रिएक्शन के बाद होगा क्या, आपको ये जानकारी नहीं है, तो आपको भाई अचानक पता चलेगा तो आप थोड़ा मतलब सावधानपूर्वक इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, आपको चोट भी लग सकती है। इसीलिए अगर इस रिएक्शन में, इस केमिकल इक्वेशन में दिखा दे, अच्छा ये चीज़ प्रोड्यूस होगा और इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, अगर ये दिखा दे तो हमको पहले से पता रहेगा कि अच्छा इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होने वाली है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सावधानीपूर्वक करेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो अचानक अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो हम थोड़ा, मुझे चोट भी लग सकती है हम लोग को, तो हीट चेंजेज हम लोग को दिखानी पड़ेगी। जैसे हम इसमें दो बात बताएंगे। जैसे अगर अमोनियम जैसे NH4OH का रिएक्शन अगर आप बेरियम क्लोराइड के साथ करवा दो, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर बनता है जैसे NH4Cl, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे अमोनिया बनता है, क्या अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, और उसके साथ साथ वाटर भी बनता है। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखा ना, इस रिएक्शन में उस बीकर का जितना हीट था पहले से, उस हीट को एब्जॉर्ब करके बीकर इतना, जिस बीकर में आप ये करवाओगे, ये रिएक्शन जिस बीकर में आप करवाओगे वो बीकर पहले से नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगा तो वो बीकर इतना ठंडा हो जाएगा कि ये चीज़ अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन, इसमें बीकर में क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा, मतलब हीट जितना रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बीकर ठंडा हो जाता है। तो ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाता हो तो ये क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे एक मैं बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, है ना, और उसमें वाटर मिक्स कर दो, वाटर, ठीक है, वाटर मिक्स कर दोगे तो भाई क्या होगा, जैसे ही वाटर आप मिक्स करोगे, अच्छा मैंने इसका फिजिकल स्टेट नहीं दिखाया, ये सब फिजिकल स्टेट आप दिखा लेना, ठीक है, मैं टाइम थोड़ा बचा रहा हूँ। तो देखो ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये पता ही है। तो जैसे ही रिएक्शन होता है तो कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड बनता है और इस रिएक्शन में ये एक्वस में होता है और इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो मैंने इसको दिखा दिया, हीट प्रोड्यूस हो रही है इस तरह से मैंने अगर इसको दिखा दिया तो मैं क्या कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ इसमें मैं कि भाई ये रिएक्शन अगर आप कर रहे हो तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको सावधानीपूर्वक करो। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसमें जितना हीट था एब्जॉर्ब हो गया, इसीलिए बीकर हमारा ठंडा हो गया। जैसे आप देखो, तीसरा चीज है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन। वो जो रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन को आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखो, जैसे CO प्लस H2, CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मैं थोड़ा और लंबा तीर खींचना चाहूंगा इस तरह से। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों गैसेस स्टेट में ही होंगे। ओके, तो कभी भी भाई ये जो CO है और H2 है ऐसे नहीं है आपस में कंबाइन करेगा, ये ऐसे कंबाइन नहीं करेगा। देखो अभी मैं बहुत अच्छा कहानी आपके दिमाग में बनाता हूँ। कैसे? देखो कैसे बनाता हूँ। देखो सपोज करो कि CO जो है ये एक बॉय है। क्या है? यह एक बॉय है, समझो बात को। और H2 क्या है? एक गर्ल है। दोनों एक कॉलेज में ही पढ़ते थे, दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे। क्या? दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में मतलब दोनों ये जो है बॉय गर्ल को पसंद करता था, लेकिन गर्ल बॉय को पसंद नहीं करती थी। इसलिए ये बॉय था, वो गया किसके पास? H2 के पास और प्रपोज कर डाला। क्या कर डाला? प्रपोज कर डाला। लेकिन ये लड़की जो है, ये जो लड़की है हाइड्रोजन, वो तो भाई CO को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए सबके सामने चमाट मार दी उसको एकदम। तो भाई किसी को भी मतलब आ जाएगा, है ना, किसी को भी भाई अपना तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाएगी। तो कभी भी CO जो है H2 का दोस्त नहीं बन सकता दोबारा। कितना भी अगर H2 मनाने आ जाए, नहीं मानने वाला भाई। ठीक है, तो इस दोनों में दुश्मनी चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुश्मनी चालू हो जाएगी। तो जैसे ही मान के चलो कॉलेज ख़त्म हो गया, तो जो CO और H2 की माता पिता थे, जो CO और H2 के माता पिता थे, उन दोनों ने आपस में बात करके इन दोनों के शादी करवाने की बात कर दी। क्या कर दी? शादी करवाने की बात कर दी। और जैसे ही ये दोनों को मतलब लड़का लड़की से मिलने दिया गया, तो ये दोनों देखे, अरे ये तो वही है जिसको मैं चमाट मारी थी। तो लड़का कहेगा, यानी CO कहेगा, अरे ये तो वही है जो मेरे को चमाट मारी थी, मैं कभी भी इससे शादी नहीं कर सकता, है ना। दोनों कहे कि मैं नहीं शादी करूँगा। ये जो H2 कहते हैं मैं इससे शादी नहीं करूँगा, CO कहता है मैं नहीं करूँगा। दोनों के गार्जियन मतलब सोचेंगे भाई क्या हो गया, भाई दोनों तो अच्छा है ना, समझ नहीं आ रहा है क्यों क्या हो गया। लेकिन यहाँ तो अंदर वाला मामला है, समझ में आ रहा है, कॉलेज वाला मामला है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि ये चाह के भी ये दोनों करीब नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि कितना भी कोशिश कर ले गार्जियन, लेकिन नहीं आएगा। लेकिन तब गार्जियन क्या फेंकते हैं? क्या फेंकते हैं? गोटी फेंकते हैं। चलो भाई मैं इतना दहेज दे दूंगा, है, मैं इतना कार दे दूंगा, चलो शादी तो करना पड़ेगा, ले भाई इतना कार दे दूंगा। या लड़के के पिता कहेंगे कि अगर तुम शादी नहीं करोगे ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा। तो ये सब क्या है? दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं इन दोनों को करीब लाने के लिए। तो जो चीज़ दबाव डाला जाता है ना, वही हमारा होता है कंडीशन। वो कंडीशन जो कंडीशन में ये दोनों रिएक्शन कर ले, क्योंकि ये दोनों आपस में एक साथ आएंगे नहीं। जब तक हम कोई मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करने वाले हैं, ये दोनों करीब नहीं आएंगे। तो उनके गार्जियन कुछ दिमाग लगा के बहाना बनाते, चलो मैं मर जाऊंगी, है ना, तुमको तो शादी इसी से करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से तब ये जाके ये दोनों टूटते हैं और तब जाके ये करीब आते हैं। तो यही चीज़ हमारा कंडीशन होता है। और कंडीशन में हमारा क्या होगा? कंडीशन के लिए यहाँ पर प्रेशर 300 ATM प्रेशर चाहिए, उसके साथ साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी चाहिए। 300 ATM प्रेशर चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। उसके साथ साथ और भी चीज़ चाहिए, ZnO प्लस CrO3, ये जो है ना हमारा कैटलिस्ट है। ये इतना चीज़ करेंगे यानी देख रहे हो, दोनों को करीब लाने के लिए इतना कंडीशन हम लोग को रखना पड़ेगा। इतना कंडीशन रखने के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज का दुश्मनी है। तब जाके ये बनाते हैं
CH3OH क्या बनाते हैं, तब जाके ये दोनों को मिलने के बाद इनका संतान का उत्पत्ति हो पाता है। ये दोनों जब पास आएंगे तो समझ सकते हो, तब जाके CH3OH बनता है। समझ में आया, ये बात होती है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन यानी ये जो रिएक्शन, ये दोनों तब तक आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे थे जब तक कुछ कंडीशन नहीं था। ये कंडीशन अगर नहीं रहेगा तो ये दोनों रिएक्शन कभी कर ही नहीं पाते। अब बात रह गया ZnO2, ये प्रेशर और टेम्परेचर तो आपको समझ में आती है। ये ZnO और CrO3 ये क्या है भाई, ये कैटलिस्ट होता है। क्या होता है भाई, ये होता है कैटलिस्ट। समझाता हूँ, दूसरा मार्क कर लेता हूँ। देखो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। ठीक है, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव और निगेटिव, इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे Fe हो गया, PD हो गया, PT हो गया, ZnO हो गया, ये सारा क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। निगेटिव कैटलिस्ट में जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सारा निगेटिव कैटलिस्ट होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव कैटलिस्ट को बहुत बढ़िया से अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखो कोई ऐसा रिएक्शन है जो भाई क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। समझो 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 बात को समझो। कोई ऐसा रिएक्शन है जो बहुत धीरे धीरे होता है, तो वहाँ पर हम उस रिएक्शन को तेज़ी से करवाने के लिए, उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए कि वो रिएक्शन थोड़ा तेज़ी हो जाए, हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं। जैसे ही पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्शन धीरे धीरे होता था तो अब तेज़ी से होने लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे गाँव में क्या होता है, गाँव में कोई आदमी एकदम बहुत शांत स्वभाव का रहेगा, बहुत शांत स्वभाव का रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं, है ना, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह उपयोग में लाए जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, उसको पिंच मारते हैं, है ना, पिन मारते हैं। ए फलामा आपको ऐसा बोल रहा है, ओ फलामा है ना बोले छो, है ना, फलामा है ना बोले छो तोरा बारे में। तो क्या क्या हो रहा है, वो शांत स्वभाव, पहले तो वो शांत स्वभाव का आदमी था, लेकिन वो जो आदमी है आस पड़ोस के, उसके जो आदमी है आस पड़ोसी है, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे। वो कहते हैं, पिन मारते हैं उसको कि देखो भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, देखो तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, है ना। तो जिससे क्या हो गया, उसको भी गुस्सा आ जाएगा और वो झगड़ा करने के लिए आ जाएगा। तो देख रहे हो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो क्या किया, टोस मार मार के, यानी पिन मार मार के उसको क्या किया, लड़ने के लिए भेजा दिया, यानी शांत स्वभाव का आदमी को भी लड़ने के लिए मतलब उत्साहित कर दिया। तो ये होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट कि कोई भी रिएक्शन अगर स्लो होता है तो उसको फास्ट करवा देता है। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो एकदम बहुत ही लड़ाकू विमान रहेगा, है ना, जो लड़ाकू विमान रहेगा। आपके पड़ोसी में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो लड़ाकू विमान होंगे, झगड़ा उगड़ा करते होंगे ज़्यादा। तो निगेटिव कैटलिस्ट यानी आस पड़ोस में बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। यानी क्या कि उसको ना, मतलब वो जो आदमी है जो बहुत लड़ने के लिए बेताब रहता है, लड़ाकू विमान रहता है, उसको क्या कहते हैं, भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो झगड़ा उगड़ा नहीं करना चाहिए, शांत स्वभाव से, मतलब शांत रूप से भी इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। तो क्या वो एकदम झगड़ा करने के लिए उत्साहित था, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा दबा देते हैं। यानी समझ में आ रहा है ना। तो दो तरह का कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि यह रिएक्शन अगर स्लो होता है तो उसको फास्ट करने का काम करता है, तेज़ी से रिएक्शन करवाएगा, रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगा। और निगेटिव कैटलिस्ट होता है वो मतलब कोई रिएक्शन अगर बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को एकदम स्लो करवाएगा, ठीक है, बहुत स्लो करवा देगा, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट है, समझ में आया। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। चलो भाई समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था, अगर ये सारा चीज़ अगर हम इंडिकेट कर देते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन में, तो हम उस केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। तो अगर आप इसको नोट करना चाहो तो कर लो, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, कोई बात नहीं है। अब अगला जो वीडियो होगा जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो ये जो लेक्चर आज हुआ है लगभग 50 मिनट का, तो
अगला जो हमारा होगा वो भी लगभग 40 से 45 मिनट का होगा और ये चैप्टर हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर थोड़ा छोटा था तो भाई जल्दी कंप्लीट हो गया। तो उससे अगला जो चैप्टर होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।